हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सभी ने स्टार्ट किया था अपने क्लास 10th केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के हम लोग ने एक लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा दूसरा लेक्चर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि कार्बन इतना जरूरी क्यों है, कार्बन किस तरह का बॉन्डिंग बनाता है। बेसिकली हमने पढ़ा था कि बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। तो हम ये जान चुके हैं कि कार्बन किस तरह का बॉन्डिंग बनाता है, यानी कि कार्बन किस तरह का बॉन्डिंग बनाता है। तो कार्बन बॉन्डिंग बनाता है बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कार्बन क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो उसी में हमने और भी बहुत सारे एलिमेंट के बारे में देखा कि केवल और केवल सिर्फ कार्बन ही ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सिर्फ क्या बनाए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। यानी कि ऐसा सारे एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, वो क्या चीज में बिलीव करते हैं, वो शेयरिंग में बिलीव करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा वहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो उसी में हमने ये भी पढ़ लिया है कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने होते हैं, यानी कि कितने तरह के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो सबसे पहला जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि अगर यहाँ पर हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को देख रहे हैं तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यानी कि दो हाइड्रोजन है, यानी कि H2, यानी कि हाइड्रोजन के क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यानी कि दोनों हाइड्रोजन के बीच में वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो जहां पर सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के केस में कि जो O2 होता है, तो ऑक्सीजन के जो वैलेंस शेल होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑक्सीजन क्या चाहेगा, 2 और इलेक्ट्रॉन्स को लेना। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेगा, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉन एलिमेंट नहीं है जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर दूसरा जो एलिमेंट है वो भी क्या है, ऑक्सीजन। तो ये दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगे, आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 4। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यानी कि कितने पेयर्स, 2 पेयर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जहां पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो उस तरह के शेयरिंग को हम क्या बोलेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। फिर हम देख रहे थे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होगा तो इसके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। तो इसके L सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके जो आउटर मोस्ट सेल है, यानी कि जो वैलेंस सेल है, वो चाहेगा कि मैं क्या करूं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ऑक्टेट अपना कंप्लीट करूं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पहले से 5 है L में और कितना चाहिए, 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दोनों नाइट्रोजन आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि कितना पेयर, 3 पेयर। तो जहां पर भी कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक इसी तरह से बहुत सारे हमारे पास कंपाउंड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन सा बॉन्ड बनाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ CH4, यानी कि हम क्या चीज के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, CH4 के फॉर्मेशन के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ CH4, यानी कि CH4 यानी कि यहां पर क्या है, मीथेन है। CH4 का मतलब मीथेन। अब यहां पर CH4 इसका देखते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है पहले ही हम जान चुके हैं कि कितना है, 6 है। यहां पर जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो कार्बन का जो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वो होता है 2 और 4। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वो होता है और 1 होता है। यानी कि ये क्या करेगा, कार्बन भी चाहेगा 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना और हाइड्रोजन भी क्या चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को अपना शेयर करना। यानी कि ये दोनों के दोनों ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपना बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। तो ये दोनों एलिमेंट क्या करते हैं कि अपना शेयरिंग करते हैं। तो ये शेयरिंग कैसे करेंगे, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो ये हाइड्रोजन होगा ये क्या करेगा, ये कार्बन क्या करेगा कि कार्बन के पास कितने बॉन्ड वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के पास कितने हैं, ये रहा हमारा कार्बन। कार्बन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। 1 2 3 4।
हम बनाने वाले क्या है CH4, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 4 हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन हो गया, लेकिन इसी की तरह कितने हाइड्रोजन होंगे 4 हाइड्रोजन होंगे, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया और एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ हो गया, यानी कि टोटल हमारे पास कार्बन कितने हैं एक कार्बन है और कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन 4, 1 2 3 4, और इस चारों हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन क्या चाहता है कि अपने डुप्लेट कंप्लीट करना। तो हाइड्रोजन क्या करेगा इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा सामने वाले कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि हाइड्रोजन क्या किया इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हाइड्रोजन अपना डुप्लीट कंप्लीट कर चुका है। तो जब ये हाइड्रोजन इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो कार्बन भी क्या करेगा इस वाले हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर ये भी हाइड्रोजन क्या करेगा इस सामने वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक इसी तरह से ये भी हाइड्रोजन सामने वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये भी हाइड्रोजन सामने वाले कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि हमारे चारों हाइड्रोजन के पास इसका डुप्लीट क्या हो गया कंप्लीट हो गया। लेकिन जब ये कार्बन सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो कार्बन सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लेगा भी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है शेयरिंग, तो हम जो देंगे वो वापस जितना देंगे उतना ही वापस हम लेना भी चाहेंगे। तो कार्बन भी क्या करेगा कि जितना इसको इलेक्ट्रॉन दिया है उतना ही इलेक्ट्रॉन इससे क्या करेगा लेगा। तो कार्बन इस वाले हाइड्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इस वाले हाइड्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, सभी हाइड्रोजन से यानी कि चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब हम काउंट करते हैं, तो जब काउंट किए तो हमारा तो पहले से हम देख चुके हैं कि हाइड्रोजन का क्या है डुप्लीट कंप्लीट, तो क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो कार्बन के पास पहले से 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4, अब 4 पहले से है और ये एक हाइड्रोजन से लिया 5, ये छठा, ये 7 और ये 8, यानी कि यहाँ पर जो कार्बन है उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि कार्बन क्या किया अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, यानी कि कार्बन भी क्या कर लिया अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये देख रहे हैं कि कार्बन क्या किया अपना ऑक्टेट जब कंप्लीट किया, तो यहाँ पर इस कार्बन को देखते हैं कि ये रहा हमारा कार्बन और ये रहा सारा हाइड्रोजन, एक कार्बन था और कितना हाइड्रोजन था 4, तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था 1, ये दोनों के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है 1 1, तो जहां पर भी सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर हो वहां पर कौन सा बॉन्ड आता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड आएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहां पर भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहां पर भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहां पर भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के केस में कि जब भी ये CH4 मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा कि चारों कार्बन के बीच में और चारों हाइड्रोजन के बीच में चारों हाइड्रोजन और एक कार्बन के बीच में क्या होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक उसी तरह से हमारे पास और भी कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ H2O, फॉर्मेशन ऑफ H2O, फिर S8 मॉलिक्यूल्स, ये सारे भी क्या हो सकते हैं इस कोवेलेंट कंपाउंड से ही बनेंगे। तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा कि H2O कैसे बनता है और S8 कैसे बनता है, इसको आप लोग को बनाना है। तब तक के लिए आप ये इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ने देखा कि अलग अलग तरह का कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन सा होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आप लोगों को मैंने होमवर्क भी दिया कि H2O और एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है। जिन लोगों को भी H2O और एसिड का स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत होगा वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा। चलिए हम आगे देखते हैं कि अभी इस चैप्टर में हम 2 तरह के बॉन्डिंग के बारे में पढ़े कि आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्डिंग जिसमें हो उस कंपाउंड को बोलेंगे आयनिक कंपाउंड, और जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे। तो इन दोनों कंपाउंड में अंतर क्या है, क्यों दोनों अलग हैं, तो हमने ये देखा कि आयनिक कंपाउंड फॉर्म कैसे होता है। तो जैसे NaCl का केस था, तो NaCl में हमने क्या देखा
कि सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा था और उस लॉस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या कर रहा था, रिसीव कर रहा था। तो एक ने क्या किया, लॉस, दूसरे ने क्या किया, गेन। तो लॉस कंप्लीट ट्रांसफर ये कर दे रहा है और ये क्या कर रहा है, उस ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो यहाँ पर क्या बन रहा था, आयनिक बॉन्ड बन रहा था, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बने उसको क्या बोल रहे थे, आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर हम आयनिक बॉन्ड में क्या देखेंगे कि ऐसे जो भी कंपाउंड जहां पर क्या हो, कंप्लीटली ट्रांसफर हो, क्या चीज का, इलेक्ट्रॉन का। तो जहां पर कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो कंप्लीटली ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास था हम वो हमेशा के लिए उसको दे दिए, और जिसको कमी था वो हमेशा के लिए उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं भी खुश और जो सामने वाला था वो भी खुश। तो वो मेरे और हम दोनों के बीच में क्या होगा, जो रिलेशन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो सेम यहाँ पर भी होता है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं कि बहुत ही स्टेबल होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें NaCl की, तो NaCl में जो था, ये Na क्या कर रहा था, एक अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए किसको दे रहा था, क्लोरीन को। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके भी क्या था, स्टेबल था, और उस लॉस वाले इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर रहा था, क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था तो Na प्लस हो रहा था और क्लोरीन उसको गेन कर रहा था तो Cl माइनस हो रहा था। यानी कि जब ये लॉस कर रहा तो इस पे प्लस चार्ज और ये जो गेन कर रहा है तो इस पे माइनस चार्ज, यानी कि यहाँ पर दोनों में क्या हो रहा है, चार्ज डेवलप्ड हो रहा है। और चार्ज जहाँ पर डेवलप्ड होता है तो किसी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज आ जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आयंस। तो सबसे पहले हम आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। यहाँ पर हमने वही देखा कि जो आयनिक कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं। यहाँ पर क्या था, Na प्लस, और यहाँ पर क्या था, Cl माइनस। जो प्लस होता है वो क्या होता है, कटायन, और जो माइनस होता है वो क्या होता है, अनायन। तो ये कटायन और ये अनायन। फिर देखिए सेकेंड पॉइंट कि दे आर हार्ड सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ आयंस, कि ये क्या है, हार्ड सॉलिड है। अब ये सॉलिड क्यों बना, क्योंकि ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, तो ये कंप्लीटली ट्रांसफर होकर इसको दे दे रहा है। तो दोनों में जो बॉन्ड बन रहा है वो काफी क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। हमने ये भी ये देखा कि जब भी क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो प्रॉपर्टी हमने 9th क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से जो आयंस डेवलप्ड हो रहा है, उस डेवलप्ड आयन की वजह से ये क्या होगी, टाइटली पैक्ड होंगे। जब टाइटली पैक्ड यानी कि इनके बीच का जो बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग होगा, तो जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो वो कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ये था प्रॉपर्टी। अब ये क्यों एग्जिस्ट किए तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयंस, यानी कि ये प्लस और माइनस के बीच में क्या है, बहुत ही गहरा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी कि दोनों मॉलिक्यूल्स यानी कि प्लस और माइनस के बीच में बहुत ही गहरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके वजह से वो आसानी से सेपरेट नहीं हो पाएंगे, और आसानी से सेपरेट नहीं होंगे तो वो कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। हम ये भी जनरली जानते हैं कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। तो यहाँ पर क्या होंगे, इनके भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये तो पहले क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है। सॉलिड के साथ साथ क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो चलो देखते हैं कि दीज आर नॉन वोलेटाइल विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये वर्ड जो है नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि हम दो तरह के सब्सटेंस पढ़ते हैं कि वोलेटाइल और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल। केमिस्ट्री में जब हम इसको देखेंगे कि वोलेटाइल का मतलब होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो इजीली क्या हो सके, इवापोरेट हो जाए। The substance which can be easily evaporate are called volatile substance, and the substance which are not easily evaporated are called non-volatile substance। यानी कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इजीली इवापोरेट नहीं होंगे, तो ये इजीली इवापोरेट नहीं होंगे, और इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा। क्यों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, तो रीजन देखते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटिवली चार्ज्ड आयन, सो a large amount of energy is required to break the bond। हमने ये देखा कि दो बॉन्ड बन कैसे रहा, तो जो दो बॉन्ड बन रहा है तो उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सोडियम और यहाँ पर क्लोरीन के बीच में भी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
तो इन दोनों को ये क्या है कि तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इसलिए क्या होते हैं कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है। तो आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर होगा, आयनिक कंपाउंड में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे किसके बारे में, कोवेलेंट कंपाउंड। तो जैसे आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, शेयर होता है। क्या होता है, शेयर। तो यहाँ पर तो पूरा लेन देन हो गया कि हमने तुमको दे दिया तो वापस मैं तुमसे नहीं लूंगा, जिससे क्या हो रहा है, एक रिलेशन जो बन रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जितना तुम दोगे उतना हम लेंगे, मतलब हम भी देंगे। तो यहाँ पर इक्वल शेयरिंग पे चल रहा है। तो इसके जैसे ये स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट शेयर नहीं हो रहे, ये बस इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में बीच में ही फंसे रह रहे हैं। तो देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर किसी तरह के कोई चार्ज फॉर्म हो रहा है? नहीं। चार्ज कब फॉर्म होता है, जब ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का या फिर गेन होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ना ही यहाँ पर ट्रांसफर होता है और ना ही गेन होता है। जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल देखा था कि CH4, तो CH4 यानी कि मीथेन, यानी कि मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन आता है नेचुरल गैस क्या है, तो मीथेन ही नेचुरल गैस में भी आता है। तो ये जो है कि ये इसमें जो पार्टिकल्स था, कहीं पर कोई चार्ज डेवलप हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके तरह आयंस नहीं होते हैं, इस यहाँ पर क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेकंड पॉइंट है, दीज आर गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉफ्ट सॉलिड एक्सेप्ट ग्राफाइट एंड डायमंड्स। अब जब इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो क्या इसके तरह ये हमेशा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? तो आंसर हमारा क्या होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई सब्सटेंस सॉलिड होगा, उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो जिसके कारण जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो गैस होंगे या लिक्विड होंगे या फिर सॉलिड होंगे, तो वो भी कैसे सॉलिड होंगे, सॉफ्ट सॉलिड। एक्सेप्शंस क्या है, ग्रेफाइट एंड डायमंड्स। डायमंड को हम ये भी जानते हैं कि वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है कि अगर बड़े बड़े चट्टान है तो उसको काटने में भी इस्तेमाल किसका होता है, तो डायमंड्स का होता है। अब ये ऐसा क्यों है, तो इसका रीजन यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, कि यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, जिसके वजह से दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये आयनिक की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। आयनिक में तो क्या हो रहा था कि पूरा पूरा दे रहा था और वो पूरा पूरा ले रहा था, लेकिन यहाँ पर ना ये पूरा दे रहा है ना पूरा ले रहा है, बीच में ही अटका हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अरे वैसे समझते हैं कि मान लो कि दो दोस्त हैं, एक है कि वहाँ पर ये है कि कभी हम दोनों गए तो हमने खर्चा किया और वो कि उसके पास पैसा नहीं है तो मैंने दे दिया। तो यहाँ पर क्या किया कि मैंने पूरा पूरा पैसा उसको दिया और वो क्या किया कि पूरा पूरा ले लिया। तो इसमें क्या है कि जो बॉन्डिंग है हमारे बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। जब मेरे को जरूरत पड़ा तो उसने भी मेरे को मदद किया। खैर दोस्ती में शेयरिंग ही अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, बॉन्डिंग का केस है। तो बॉन्डिंग के केस में क्या होगा कि जब कंप्लीट देगा या कंप्लीट लेगा तो ही वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। सेकंड है कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। These are non-volatile with low boiling and low melting point। ये भी इसके तरह कैसे होते हैं कि ये भी नॉन वोलेटाइल होता है, लेकिन इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। अरे सिंपल सी बात है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होगा, क्योंकि इसके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयनिक की कंपैरिजन में क्या है, लो है, वीक है। तो दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर binding molecules, thus less energy is required to break the force of bonding। तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। चलिए, तो आई होप ये दोनों टॉपिक समझ में आया होगा। लेकिन मेरे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या कोवेलेंट कंपाउंड अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? तो आप लोग जवाब कमेंट में भी देख सकते हैं, लेकिन चलिए हम बता दे रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा कंडक्ट करेगा। वो भी किसका प्रॉपर्टी है, आयनिक कंपाउंड का ही प्रॉपर्टी है कि आयनिक कंपाउंड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्यों कंडक्ट करेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के पास क्या है, चार्ज। क्या है, चार्ज। किसके फॉर्म में है, आयंस के फॉर्म में। तो हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में कि करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ द चार्ज। यानी कि करंट के लिए क्या जरूरी है, चार्ज जरूरी है, जो कि किसके पास है, आयनिक कंपाउंड के पास अवेलेबल है।
कोवलेंट कंपाउंड के पास चार्ज नहीं है अवेलेबल, तो वो करेंगे कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जो आएगा जब बाद में तो हम देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए कि ये जो आयनिक कंपाउंड है वही तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनके पास क्या है? चार्ज है। क्या ये हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे? तो करंट का डिफिनेशन जब हम देखते हैं तो वहां पर क्या होता है कि द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज तो है, अगर चार्ज है फ्लो नहीं कर रहा है तो करंट होगा? नहीं होगा। तो द फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? चार्ज का फ्लो होना जरूरी है। तो चार्ज फ्लो कब करेगा? ये किसके फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? नेचर में तो ये तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सॉलिड फॉर्म में जब एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें चार्ज फ्लो होंगे? नहीं होंगे। तो इसको क्या चीज में होना जरूरी है? तो इसलिए इसको किस स्टेट में होना जरूरी है? मोल्टेन स्टेट, यानी कि सेमी लिक्विड जैसा स्टेट में होना जरूरी है, ताकि क्या हो सके कि जो चार्ज है, जो यहाँ पर कैटायन और एनायन से जो प्लस और माइनस चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर क्या कर सके? चार्ज इजीली फ्लो होगा। तो जब चार्ज इजीली फ्लो होगा तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? करंट बोलते हैं। तो जब ये चार्ज फ्लो होगा तो फ्लो कब होगा? मोल्टेन स्टेट, यानी कि आयनिक कंपाउंड अगर मोल्टेन स्टेट में होगा तो वो क्या करेगा? वो अच्छा कंडक्टर होगा किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि वो करंट कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। आज हमने पढ़ा आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड के बारे में। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो भी डाउट हो वो कमेंट करना, और आपको जो भी सजेशंस देना हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।